ए के माध्यम से हम किसी वस्तु स्थिति स्टेट ऑफ अफेयर्स बी को चित्रित कर रहे हैं या वह चित्रण कर रहा है, ये जो मीनिंगफुल प्रपोजिशन ए है वह किसी वस्तु स्थिति स्टेट ऑफ अफेयर्स बी का चित्रण कर रहा है। और यह चित्रण यदि तार्किक प्रतिरूपण होना है यानी लॉजिकल प्रेजेंटेशन होना है तो ए और बी यानी जो प्रतिज्ञप्ति है और जो वस्तु स्थिति जिसको प्रतिज्ञप्ति चित्रित कर रही है उनमें क्या होना चाहिए, प्रत्येक दृष्टि से, ठीक है, इन एवरी एंगल, इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होनी चाहिए, रिसेम्बलेंस होना चाहिए, अनुरूपता होनी चाहिए। ठीक है, अगर अनुरूपता नहीं होगी तो फिर क्या होगा, यह प्रतिरूपण तार्किक प्रतिरूपण नहीं होगा। जैसे हमने कहा ना कि धीरे धीरे वर्षा हो रही है, हम कह रहे हैं तेज तेज वर्षा हो रही है, तो सही से चित्रित कर रहे हैं क्या, वर्षा तो धीरे धीरे हो रही है और हम क्या कह रहे हैं प्रतिज्ञप्ति में कि तेज तेज वर्षा हो रही है। तो ये अनुरूपता है क्या, रिसेम्बलेंस है क्या, ये नहीं है ना। इसीलिए कह रहे हैं कि जब तार्किक प्रतिरूपण होगा तो यह तार्किक प्रतिरूपण में क्या होगा कि जो प्रतिज्ञप्ति है, प्रपोजिशन है, और वह जिस वस्तु स्थिति स्टेट ऑफ अफेयर्स को चित्रित कर रही होगी उनमें प्रत्येक दृष्टि से क्या होगी, रिसेम्बलेंस होगा। तो ये आप लोग शब्द याद रखिएगा, अंग्रेजी वाले रिसेम्बलेंस और हिंदी वाले अनुरूपता, ये देख लीजिएगा ऑप्शन में तो इसको चूज कर लीजिएगा। ठीक है, पहली शर्त यह हो गई। दूसरी शर्त कहते हैं कि ए और बी यानी जो प्रतिज्ञप्ति है हमारी प्रपोजिशन ए है और जो वस्तु स्थिति बी है जिसको वह चित्रित कर रहा है, अगर यह चित्रण तार्किक प्रतिरूपण हो रहा है तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर होगा दोनों का, वह स्ट्रक्चर भी क्या होना चाहिए, एक प्रकार का होना चाहिए। एक प्रकार से ये स्ट्रक्चर्ड होना, मतलब रिसेम्बलेंस ही नहीं काफी है बल्कि दोनों की संरचना भी क्या होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। तो संरचना को व्याख्यायित करते हैं अवयवों की संख्या के आधार पर, कि यानी जितने अवयव हमारे जो हैं प्रतिज्ञप्तियों में हैं उतने ही अवयव हमें वस्तु स्थितियों में होने चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर यह चित्रण तार्किक प्रतिरूपण नहीं होगा। अच्छा, यहां से रसेल से जोड़े तो कुछ लोग समझ पाएंगे, जोड़े हम रसेल से थोड़ा सा। देखिए, जब हम रसेल को पढ़ा रहे थे आप लोग को, अभी हम ऐसा बस यहीं पे पढ़ाते समय ही सोच लिए, तो ऐसा नहीं कि कोई चीज लिखी रहती है हमारे सामने, जब आप चीज को पढ़ते रहोगे ना तो वो सारी माइंड में घूमता रहेगा। तो आप लोग को ये भी बता दे, देखिए आप पढ़ते समय पढ़िए, नॉर्मल के समय नॉर्मल रहिए, फ्रेश रहिए, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड शार्प होता है। आप दिन भर अगर यही दर्शन ही सोचते रहेंगे ना तो आप डल हो जाओगे। मैं जब तक दर्शन पढ़ता हूँ, दर्शन पढ़ाता हूँ, तभी तक मैं दर्शन को सोचता हूँ, उसके अलावा मैं दर्शन को नहीं सोचता। ठीक है, तो यही आप लोग के लिए भी सूत्र वाक्य है कि जब तक दर्शन पढ़ेंगे या दर्शन पढ़ रहे होंगे या पढ़ा रहे होंगे तभी तक दर्शन के बारे में सोचेंगे, उसके बाद दर्शन के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो आपके घर का पता क्या हो जाएगा, क्यों बदल जाएगा। डर रहता है ना इसका, घर का पता बदलने का डर रहता है क्योंकि सभी लोग दर्शन शास्त्रियों को एक दूसरे निगाह से देख रहे होते हैं कि अगर ज्यादा जोर आप दे दोगे ऊपर, जैसे कुछ लोगों को लगता होगा कि यार सर तो इतना पढ़ते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो पढ़ते पढ़ते पागल हो जाए ये सारी चीजें, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा ना क्योंकि हम जब तक पढ़ते हैं, हम जब तक पढ़ाते हैं और वहीं तक हमारा दर्शन सीमित होता है, उसके बाद हम नॉर्मल तरीके से अपने जीवन को जी रहे होते हैं और हर एक चीज के आनंद लेने का प्रयास करते हैं। संगीत में भी मेरी अभिरुचि है, साहित्य में भी अभिरुचि है, मित्र यार संगति में भी अभिरुचि है, फिल्मों में भी मेरी अभिरुचि है, हर जगह मेरी अभिरुचि है। तो एक नॉर्मल पर्सन की तरह हम जीवन जीते हैं और यही आप लोग को भी संदेश है। क्योंकि क्या होगा, कई लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, कई लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं, कई लोग जो है कुछ सालों से पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, तो वो सोचेंगे कि हम अब दर्शन शास्त्री ही हो गए और दर्शन शास्त्री होके इतने गहन चिंतन मनन में चले जाएंगे कि फिर वो जो है सामान्य जीवन से हटे हुए दिखने लगेंगे। तो ऐसा आप लोग को प्रयास नहीं करना है, क्योंकि हम ये बता रहे हैं ना, अपने अनुभव से बता रहे हैं
कि जितना आप अपने आप को नॉर्मल रखोगे। एक स्टेटमेंट आप लोग को बताते हैं कि एक मित्र ने मुझे कभी लिखा था, दिल्ली में जब मैं था तो एक बार हम लोग एक कोचिंग से हम लोग निकल रहे थे, तो वहां पे सबके बारे में कुछ लिखना था, तो उसने एक लिखा था कि इट इज वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। ये आप लोग सूत्र वाक्य लिख के याद रखिएगा कि इट इज वेरी सिंपल टू बी डिफिकल्ट। ये बहुत आसान है कि अपने आप को आप क्लिष्ट बना दो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी सिंपल। ये बहुत कठिन है कि आप सहज सरल रहो, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए आप क्लिष्टताओं से और इन सब से बच के सहजता की ओर रहिए। जब तक पढ़िए तब तक पढ़िए और उसके बाद फिर आनंदित रहिए, अपने सामान्य जीवन में रहिए। तो उससे क्या होगा कि आप और प्रखर होते जाओगे। मेरा अनुभव है कि आप अपने विषय में, अपने कार्यों में और प्रखर और तीक्ष्ण होते जाओगे और आपका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। तो अभी जो मेन बिंदु था, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। जो लोग थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा करके ना कुछ एक लाइन खींच के ना कुछ बिंदुओं को नोट करते रहिएगा। वो उद्गार होते हैं जो हमारे अनुभव से निकलते हैं, एक्सपीरियंस से निकलते हैं। तो वो एक्सपीरियंस जो है आप लोग नोट करते रहिए, वो आप लोग को काम देंगे, क्योंकि इसकी कोई अलग से क्लास नहीं चलेगी। ये बीच बीच में आता रहेगा और आप लोग नोट डाउन करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम रसल से आप लोग को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे कि जब हमने कहा कि अगर कोई प्रतिज्ञप्ति ए है, कोई प्रोपोजिशन ए है और वह किसी वस्तु स्थिति बी को चित्रित कर रहा है, और वह चित्रण जो है एक तार्किक प्रतिरूपण यानी एक लॉजिकल प्रेजेंटेशन है, इसके लिए दोनों की संरचना क्या होनी चाहिए? स्ट्रक्चर एक रूप होना चाहिए, ये भी एक शर्त होनी चाहिए। तो संरचना को उन्होंने व्याख्यायित किया कि जितने अवयव हमारे प्रतिज्ञप्ति में होने चाहिए उतने ही अवयव हमारे वस्तु स्थिति में होने चाहिए। तो हम लोग ने वहां स्पष्ट किया था जब हम लोग रसल पढ़ रहे थे कि रसल में हमने कहा कि अणु तथ्यों की अभिव्यक्ति किस में होती है? अणु प्रतिज्ञप्तियों में होती है। अणु तथ्य एक ही हो सकता है, लेकिन जिन अणु तथ्यों की अभिव्यक्ति जिन प्रतिज्ञप्तियों में होती है, उन प्रतिज्ञप्तियों में अवयव एक दो तीन चार कुछ भी हो सकते हैं। पढ़ा था ना ये बात कि जो अणु तथ्य होता है वह एक ही अणु तथ्य यानी एक ही एटॉमिक फैक्ट है, लेकिन इस एटॉमिक फैक्ट की अभिव्यक्ति जिस प्रोपोजिशन में हो रही होती है, उस प्रोपोजिशन के अवयव दो तीन चार पांच कुछ भी हो सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि यह दीवार हरी है, तो यह दीवार हरी है, तो यहाँ पे कहा गया कि क्या है कि दो अवयव बने, दो अवयवों की चर्चा की गई। एक तो दीवार की चर्चा की गई, दूसरा गुण आएगा यानी उसकी क्वालिटी को बताया गया कि वो क्या है, हरी है। इसी प्रकार हमने कहा कि ए जो है बी के कारण सी से ईर्ष्या करता है। जब हमने यह बताया तो हमने कहा यहाँ चार अवयव आ गए, तो तीन तो विशेष हो गए ए बी और सी, और फिर बताया गया ए जो है बी के कारण सी से ईर्ष्या करता है, तो यहाँ संबंध बताया गया, तो एक अवयव वो भी हो गया। देख रहे हैं? तो इस प्रकार अगर यह ऐसी वस्तु स्थिति है और ये कहा जा रहा है, तो वहां जो बात कही जा रही है रसेल के दर्शन में, वो रसेल के दर्शन में जो कहा जा रहा है कि अगर कोई बात कही जा रही है, जैसे यह दीवार हरी है, तो यह दीवार हरी है, तो यह जो प्रतिज्ञप्ति है, यह जो अणु प्रतिज्ञप्ति है, इसमें अवयव कौन से हुए? दो अवयव हुए, तो उतने ही अवयव वस्तु स्थिति में भी होने चाहिए। यही विटगेन्स्टीन व्याख्यायित कर रहे हैं अर्थ के चित्र सिद्धांत में। यानी इतने ही अवयव अगर वहां पे हैं तो दोनों की संरचना क्या होगी? एक रूप होगी। देखिए जुड़ गया ना दोनों, तो जो दोनों जुड़ गया। बुक में तो नहीं दिया होगा, लेकिन आप पढ़ने के दौरान ऐसे जोड़ सकते हैं। तो उन्हीं के ये शिष्य थे ना, उन्हीं से पढ़े हुए थे, रसेल से ही पढ़े हुए थे, तो उन्हीं के शिष्य थे, तो बहुत सारी चीजें वहां से वो प्रभावित भी हो रहे थे। आरंभिक रूप से ही हमने बताया है कि बहुत सारी चीजें रसेल से वो प्रभावित हो रहे थे ट्रैक्टेटस वाले विचार में। बाद में तो उन्होंने ट्रैक चेंज कर दिया, लेकिन रसेल एज इट इज वो बने रहे और उन्होंने तार्किक अणुवाद, लॉजिकल एटॉमिज्म दर्शन की रचना की। उसको हम लोग विस्तार पूर्वक देख चुके हैं। तो यह दूसरी शर्त हो गई। तो एक अनुरूपता की शर्त, रिजेम्बलेंस की शर्त, दूसरी क्या है? स्ट्रक्चरल जो है एक रूपता की शर्त, यानी जो स्ट्रक्चर है वह एक रूप होना चाहिए, वो सिमिलर होना चाहिए, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी की शर्त। तो एक रिजेम्बलेंस की शर्त, एक स्ट्रक्चरल जो है सिमिलरिटी की शर्त, संरचना
एक रूप होने की शर्त, या दो शर्तों की चर्चा हो गई, एक तीसरी शर्त की चर्चा वो कहते हैं, तो वो कहते हैं कि एक कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जब ये तार्किक प्रतिरूपण हो रहा हो, तो यह प्रतिरूपण तार्किक प्रतिरूपण तब कहलाएगा ना कि जब हम प्रतिज्ञप्तियों से वस्तु स्थिति और वस्तु स्थिति से प्रतिज्ञप्तियों में जाने में सक्षम हो, इसमें हमें कोई दुविधा ना हो। तो अगर ऐसा है तो हम कहेंगे कि यह तार्किक प्रतिरूपण है। तो ये क्या है, लॉजिकल एक रिप्रेजेंटेशन है। और इसके स्पष्ट उदाहरण के रूप में हमने जैसे ऑर्केस्ट्रा वाला उदाहरण दिया है कि आप देख रहे होंगे कि वहां तीनों चीजें हो रही होंगी कि जो सारी चीजें वस्तु स्थिति में है और जो चीजें जो है उसको अभिव्यक्त कर रही हैं, यानी जो संगीत में अभिव्यक्ति हो रही है, तो और जो वस्तु स्थिति लिखी हुई है उनके सामने संगीत प्रबंध लिपि में, उसमें सारी चीजें एज इट इज है, यानी उसमें अनुरूपता भी है, उसमें स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी भी है, और आसानी से हम जो है उस संगीत प्रबंध लिपि जो लिखी गई है और जो संगीत बचाया जा रहा है उससे आसानी से हम एक दूसरे पे जा सकते हैं। तो ये तीनों चीजें जो है वहां पर परिघटित होती हैं, इसलिए उसको बेस्ट एग्जांपल के रूप में लिया जाता है पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग के रूप में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने स्पष्ट की, और हमें लग रहा है कि बाकी लोग बहुत इधर उधर सब लोग अपने जीवन में बड़े व्यस्त हैं, तो हम तो है ही हैं जो व्यस्त हैं, बाकी सभी लोग भी व्यस्त हैं, तो सभी का ध्यान रखते हुए बहुत ओवरलोड नहीं देना है, सब लोग अपना ध्यान से पढ़ें, और समय बहुत है और हम तो हैं ही हैं यहाँ पे, हम कहीं जा नहीं रहे हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कल हम इसको आगे से आगे बढ़ा देंगे, कुछ पॉइंट इसके रह गए उसको कल बता के, और जो ये आप लोग को बताएं पिक्टोरियल थ्योरी ऑफ मीनिंग, इसकी एक अवधारणा बेस फिर से बना के हम कल फिलोसॉफिकल इन्वेस्टिगेशन में चले जाएंगे। आप लोग आराम करिए, मेहनत करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।